हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग 2015 का PYQ सेट कर रहे थे, जिसमें एक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोग क्या कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी 2015 को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि 2015 में आगे क्वेश्चन हमारे कैसे हैं और क्या हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 कर चुके थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन जो और सभी लोगों को तो पहुंच जाए। तो यहाँ पे 37 से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो हमारा है, ये कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ बस 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल। देखो 6 पर्सन ऐसे क्या हैं, वो तमिल बोल सकते हैं। 15 कैन स्पीक इन द हिंदी, 6 कैन गुजराती। इन द ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। इनमें से इफ द 2 पर्सन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेज ओनली एंड द 1 पर्सन कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेज, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन ग्रुप। कितने पर्सन इस ग्रुप में है, यही हमें करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कल हमने बैंड डायग्राम से इसको हमने बताया भी था। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो देख लो, हिंदी मीडियम वालों की कंप्लेन होती है कि सर हिंदी में भी बताया करिए, तो हिंदी में बता देखो। यहाँ पे हमें डायग्राम ये बनाना है कि 3 लैंग्वेज बोली जाने वाली है। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो 3 लैंग्वेज हैं, बोल रहा है किसी बस यात्रा करने वाले व्यक्ति के समूह में 6 व्यक्ति तमिल बोल सकते हैं, तो ये रख देते हैं तमिल वाला। क्या है ये, तमिल। ठीक है, ये तमिल हो गया, और ये 6 लोग क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं 15, तो 15 ये कर लेते हैं, और ये हो जाएगा अपना हिंदी कर लेंगे। ठीक है, 6 लोग क्या बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं, 6 लोग क्या कर लेते हैं, गुजराती। ठीक है, गुजराती। उस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता यदि इस समूह के 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोलते हैं। अगर 2 व्यक्ति, क्या 2 भाषा, तमिल और हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तमिल और गुजराती बोलने वाले कितने लोग हैं, 2 भाषाएं बोलने वाले 2 लोग हैं। ठीक है, हिंदी और गुजराती बोलने वाले कितने लोग हैं, 9 लोग। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति सभी 3 भाषाएं बोल सकता है, एक व्यक्ति सभी 3 भाषाएं बोल सकता है। तो इस समूह में कुल कितने व्यक्ति थे। इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने कई बार रिपीट करवाया है, 2014, 13, 14, 15 में, ये सारे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें यही एनालिसिस करना है कि हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, टोटल देखेंगे कि टोटल तमिल, हिंदी, गुजराती वाले कितने हैं, 6 + 15 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 15, 6, 21 से 27, 27 लोग टोटल तीनों भाषाएं बोल सकते हैं। लेकिन 2 भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, 2 भाषा बोलने वाले 2 + 2 + 2 4, कितने, 6। तो 27 - 6, 27 - 6 आ जाएगा तुम्हारे पास 21। कितना आ जाएगा, 21। 21 लोग तुम्हारे ऐसे हैं, ये जो है ये तीनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तमिल, हिंदी और गुजराती, ये तीनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक, अब 21 लोग ये तुम्हारे तीनों भाषाएं बोलते हैं। 21 थे 27, 15 6 21, 21 से 27। अब ये तुम्हारे 21 लोग हो गए, क्लियर, 21 लोग हो गए। तो अब इस 21 लोग में से अगर हमने यहाँ पे क्या किया कि ये एक लैंग्वेज बोलने वाली जो भाषा है, एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, ये एक, तो इसको एक का कर देंगे, एक, तो 21 + 1 कितना हो जाएगा, 22। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22। तब इस समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, इस समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, 22 लोग। क्लियर, 22 लोग। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो 37 के बाद 38 आता है, और 38 में क्या कह रहा है, यहाँ देखो इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है, इन अ पार्किंग एरिया द टोटल नंबर, इन अ पार्किंग एरिया टोटल नंबर ऑफ द व्हील ऑफ द ऑल कार्स ऑफ द फोर व्हीलर एंड द स्कूटर मोटर बाइक ऑफ द 2 व्हीलर ऑफ द 100 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ द पार्क व्हीकल इन दी नंबर ऑफ द कार पार्क। ठीक है, नंबर ऑफ द कार पार्क। किसी हम्म,
ये देखना है, किसी पार्किंग क्षेत्र में सभी कारों 4 पहिया वाहन और स्कूटर साइकिल 2 पहिया वाहन की पहियों की कुल संख्या पार्क किए गए वाहनों की कुल संख्या के दोगुने से ज़्यादा है। दुगने से क्या है? ज़्यादा। तो कह रहा पार्क की गई कारों की संख्या बताओ। देखो भैया ये वही है मुर्गी और मुर्गे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मुर्गी के 2 पैर और बकरी के 4 पैर, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ कार और स्कूटर कर दिया, ठीक है, क्योंकि कार के 4 पैर और स्कूटर के कितने पैर? 2 पैर। तो नंबर ऑफ कार मान लेते हैं, नंबर ऑफ कार्स कितने मान लेंगे? x। नंबर ऑफ स्कूटर कितने मान लेंगे? y। समझ में है? तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हो जाएंगे? पार्क टोटल, अरे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ कार x, नंबर ऑफ स्कूटर y। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितना हो जाएगा? x प्लस y हो गया, ठीक है। अब देखो कार के कितने पहिया? 4 पहिया, तो 4x। स्कूटर के कितने पहिया? 2 पहिया। तो यहाँ पर किसी पार्किंग के सभी कारों के 4 पहिया वाहन और स्कूटर मोटरसाइकिल के 2 पहिया वाहन के पहियों की कुल संख्या पार्क किए गए वाहनों की कुल संख्या के दोगुने से कितना है? 100 ज़्यादा है। 4 पहिया वाले का 4x 2x, तो ये 4x प्लस 2x क्या होगा? पहिया की संख्या हो गया। अब ये पहिए की संख्या जो है पार्क किए गए वाहन कितना है? x प्लस y, यही तो है। वाहनों के दुगने से 100 क्या है? देखें 100 अधिक कर दिया, बस यही था, कुछ है थोड़ा ना था। तो अब इसमें हमने क्या किया कि जब ये था तो इसको हमने क्या किया, ये लिखा 4x और प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 100। 4x में से 2x चला जाएगा तो ये तो आएगा 2x और 2y प्लस 2y, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। और ये x क्या था हमारा? बताओ x हमारा क्या था? x को हमने क्या माना था? x जो हमारा था, ये x हमारा वही तो था 50, क्या था? नंबर ऑफ कार। तो नंबर ऑफ हमसे क्या पूछा? पार्क की गई कारों की संख्या कितनी होगी? तो पार्क की गई कार कितनी होगी? 50 होगी, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बातें देखो, 39 देख लेते हैं पहले इंग्लिश में। द मैंग्रोव कैन सेट टन्स ऑफ लीव पर एकर एवरी ईयर। फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन दिस लीव लेटर and the consume it. They then are consumed by tiny worms and the crustaceans, which in the turn feed of the small fish, which feed of the large fish and the birds and crocodile. Which among the following the most logical reference the above statement? देखो कह रहा कोस्टल एरिया कैन नॉट हैव फूड चेन्स विदाउट मैंग्रोव्स, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा मैंग्रोव्स आर द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ऑल मैरीन इकोसिस्टम। मैंग्रोव हैव द क्रूशियल रोल इन द some of the coastal food chains. The composition of the marine flora and fauna is largely determined with mangroves, ठीक है। तो इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। देखो मैंग्रोव वनों में प्रतिवर्ष प्रति एकड़ टनों पत्तियां झड़ सकती हैं। कवक और जीवाणु के पत्तियों के इस ढेर का अपघटन कर उनका उपभोग कर जाते हैं। उन्हीं नन्ही कृमि और क्रिस्टियाई खा जाते हैं, तो तत्पश्चात छोटी मछलियों का भोजन बनती हैं। फिर ये भी बड़ी मछलियां पक्षी और मगरमच्छों का भोजन बन जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन सर्वाधिक तार्किक अनुमान इन्फ्लुएंस? मैंग्रोव वनों के बिना तटीय क्षेत्रों में आहार श्रृंखलाएं नहीं बन सकते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री पारितंत्र इकोसिस्टम के अनिवार्य घटक हैं। कतिपय समुद्री तटीय खाद्य श्रृंखलाओं में मैंग्रोव वनों का निर्णायक भूमिका होती है। समुद्रीय वनस्पति और प्राणीय संगठन मुख्यतः मैंग्रोव से निर्धारित होते हैं। देखो इसमें क्या है, इस पैसेज में जो रोल प्ले किया गया है ये मैंग्रोव प्लांट के ही बारे में। मैंग्रोव वनों में प्रतिवर्ष एकड़ टनों में पत्तियां झड़ सकती हैं। कवक और जीवाणु पत्तियों के इस ढेर का अपघटन कर उनका उपभोग करते हैं। देखो जो फंगस हैं, ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं? इनका कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं।
उन्हीं नन्ही कृम और क्रिस्टियाई खा जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें छोटे छोटे जो है कृम या क्रिस्टियाई खा जा सकते हैं, जो तत्पश्चात उसको छोटी मछलियाँ फिर भोजन बनाती हैं। किसको? क्रिम और क्रिस्टियाई को। फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं और बड़ी मछलियों को पक्षी और मगरों का भोजन बन जाते हैं। तो ऐसे एक सीरीज चलती रहती है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर समुद्री तटीय खाद्य श्रृंखलाओं में मैंग्रोव वनों की निर्णायक भूमिका होती है, अगर मैंग्रोव वन ही अगर समुद्री रीजन से खत्म कर दिया जाए तो उनका भोजन कौन बनेगा? मैंग्रोव अगर खत्म हो जाएंगे तो कोक और जीवाणु वहाँ से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पत्तियाँ वहाँ नहीं मिलेंगी, उनका कंजप्शन नहीं होगा, ठीक है, उपभोग नहीं होगा, जिसकी वजह से कृमियाँ और क्रिस्टियाई, ठीक है, कवक और जीवाणु को नहीं खाएंगे। और जब कृमियाँ और क्रिस्टियाई जो होंगी उनको छोटी मछलियाँ कैसे खाएंगी? इनका रिलेशन इनसे है। और जब छोटी मछलियों को कौन खाएगी? बड़ी मछलियाँ खाएंगी, पक्षी खाएंगे, बड़ी मछलियों को पक्षी खाएंगे, फिर ऐसे मगरमच्छ खाएंगे। तो इसी तरह से सही तो कह रहा है कि इसमें जो निर्णायक भूमिका है, मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है, इसमें मैंग्रोव वन की है, मैंग्रोव वन की है। क्लियर है? तो इस तरह से 39 का हमारा आंसर क्या हो जाता है? 39 का आंसर नंबर सी सही हो जाता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है, बाई लिबर्टी आई मीन द ईगर मेंटेनेंस, बाई लिबर्टी आई मीन द ईगर maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their the best selves. Which one of the following expression be of the implied that the above statement? Liberty is the absence of the restraint on the human action. Liberty is what law permit people to perform. Liberty is the ability to do what one desire. Liberty is the maintenance of the condition for द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता से मेरा आशय, ठीक है, स्वतंत्रता से मेरा आशय एक ऐसा वातावरण इच्छुक रूप से बनाए रखने से है जिसमें सभी मनुष्य को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होने का अवसर मिले। उपयुक्त में से कौन सा एक उपयुक्त कथन का निहित दृष्टि को व्यक्त करता है? इसमें क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता मानवीय कार्यकलाप पर नियंत्रण का अभाव है। स्वतंत्रता वह है जिसे निष्पादित करने के लिए लोगों की विधि की अनुज्ञा प्राप्त है। स्वतंत्रता मनचाहे कार्य करने का सामर्थ्य है। स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व की समृद्धि के लिए आवश्यक दशाओं को बनाए रखना है। क्या है इसमें बताओ? देखो, स्वतंत्रता मानवीय कार्यकलाप पर नियंत्रण का अभाव है, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मानवीय जो क्रियाकलाप है, कार्यकलाप है, उस पर अगर हम नियंत्रण का अगर अभाव कर देंगे तो किस तरह से स्वतंत्रता होगी? नहीं होगी, ठीक है। दूसरा है, स्वतंत्रता वह है जिसे निष्पादित करने के लिए लोगों को विधि का अनुज्ञा प्राप्त है। विधि का मतलब कानून या नियम का अनुज्ञा प्राप्त है, ऐसा थोड़े ना, उन्हीं के लिए स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मन चाहे कार्य करने का सामर्थ्य है। हाँ, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि मन चाहे कार्य का अगर हम होगा तो देखो, अगर मन चाहा कार्य होगा तो मन चाहे कार्य का मतलब है कोई किसी का मर्डर भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी ना है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता मानव व्यक्ति की समृद्धि के लिए आवश्यक दशाओं को बनाए रखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो सकता है? डी। क्या होगा आंसर नंबर डी? 40 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी? लिबर्टी इज द मेंटेनेंस ऑफ द कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी सही होगा। ठीक, आगे 41 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 41 तो हमारा पैसेज ही है। 41 42 भी पैसेज है। उसके बाद हम लोग 42 के बाद हम लोग 43 पे जाते हैं, ये भी पैसेज है। 44 भी पैसेज है और 45 भी पैसेज ही है। 46 भी पैसेज है। 47 भी पैसेज है। 48 भी हमारा क्या है? अच्छा, 48 पैसेज नहीं है, 48 पैसेज नहीं। कह रहा है सिलेक्शन इज टू बी मेड, ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर 48, सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर द 1 पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड 2 पोस्ट ऑफ द वाइस प्रिंसिपल। 1 पोस्ट प्रिंसिपल के लिए और 2 पोस्ट वाइस प्रिंसिपल के लिए अमंग द 6 कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू। 6 कैंडिडेट को उसी में से इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। खाली 2 लोग किसके लिए एलिजिबल है? प्रिंसिपल के लिए, जबकि ऑल आर एलिजिबल फॉर वाइस प्रिंसिपल, मतलब 6 के 6 वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या है? एलिजिबल है। द नंबर ऑफ द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्शन, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं? ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में देख लेते हैं।
प्रधानाचार्य के एक पद और उप प्रधानाचार्य के 2 पदों के लिए चयन होना है। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 6 उम्मीदवारों में से केवल 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य पद के लिए पात्र हैं, जबकि उप प्रधानाचार्य पद के लिए वह सभी उम्मीदवार पात्र हैं। चुने जाने वाले उम्मीदवारों को सभी संभव संयोजनों की संख्या बताओ। देखो, ये क्वेश्चन आसान भी है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पता है किससे? परम्यूटेशन कम्बिनेशन से। तो जिसने भी परम्यूटेशन कम्बिनेशन अगर पढ़ी है वो जाहिर सी बात है इसको कोशिश करेगा लगाने के लिए। अगर जिसने कभी नहीं पढ़ी है उसके लिए थोड़ा दिक्कत का सामना हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। देखो, इसमें नंबर ऑफ वे हमारा है प्रिंसिपल सेलेक्ट करने के लिए। तो हम प्रिंसिपल को कैसे सेलेक्ट करेंगे? क्या हो रहा है, देखो, प्रिंसिपल को सिलेक्ट करेंगे। प्रधानाचार्य के एक पद और उप प्रधानाचार्य के 2 पदों के लिए चयन होना। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 6 उम्मीदवार हैं। प्रिंसिपल के लिए 1 करना है। 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य के लिए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, और इसके लिए कितना? 1 ही पद है, तो क्या होगा 2 7 कम्बिनेशन का है। ठीक है, और उसके बाद उप प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल के लिए हमारा वीपी के लिए कितना है? उप प्रधानाचार्य के लिए 2 पदों के लिए चयन होना। कितने पदों के लिए? 2 पद। अगर इस 6 उम्मीदवार में से अगर 1 का हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो बचेगा कितना? 5। तो रेस्ट ऑफ कितना होगा? 5। अब इसमें 2 पद के लिए, जबकि उप प्रधानाचार्य पद के लिए सभी उम्मीदवार पास हैं। तो उप प्रधानाचार्य के कितने पदों के लिए चयन होना है? 2 पद, 5C2। प्रिंसिपल के लिए कितना था? 1 पद, तो 2C5। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? टोटल पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी 2C1 + 5C2। तो ये आ जाएगा हमारा 2C1, तो आ जाएगा 2 NCR फैक्टोरियल होता है NCR, तो ये होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 सीधा ये लिख लेंगे, 2 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा 1, और प्लस 5C2 है तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे तो लिख लेंगे 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1। ठीक है, 2 1 जा 2, ये 1 और 5 4 जा 20 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 और 2 12। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? सभी उम्मीदवार संयोजनों की संख्या क्या है? 12। कितनी है? 12 है। तो 48 का जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? बी होगा। 48 का आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आगे मूव करें, आगे देखते हैं। 49 में कह रहा है कि अ स्टूडेंट हैज द टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 5 सब्जेक्ट। देखो, 5 सब्जेक्ट में से अगर किसी को 2 सब्जेक्ट क्या करना है? ऑप्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। अब कोर्स का नाम है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक है, मैथमेटिक्स 1 है एंड मैथमेटिक्स 2 है, मैथमेटिक्स 3 है। 3 तो मैथमेटिक्स ही है। कैन ऑफर्ड बाय द ओनली इफ मैथमेटिक्स 1 इज आल्सो ऑप्टेड। नंबर ऑफ द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ द 2 सब्जेक्ट व्हिच कैन बी ऑप्ट, मतलब कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। देखो, एक विद्यार्थी को अपना पाठ्यक्रम के लिए 5 विषयों का नाम था। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित 1, गणित 2, गणित 2 में से 2 विषयों को चुनना है। गणित 2 केवल तभी चुना जा सकता है जब गणित 1 को भी चुना जाए। 2 विषयों के चुने जा सकने की संभावना बताना है। ये भी हमारा क्या है? परम्यूटेशन कम्बिनेशन की है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा अगर गणित 1 को ऑप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब गणित 2 को भी ऑप्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, गणित 1 और गणित 2, मैथ 1 और मैथ 2 में से 2 विषयों को चुनना है। गणित 2 केवल तभी चुना जा सकता है जब गणित 1 को चुना जा सकता है। मैथ 1 तभी चुना जब मैथ 2 तभी चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे जब मैथ 2 2 विषयों के चुने जा सकने वाले संभावनाओं की संख्या कितनी होगी? पहली बात देखो, अगर हम मैथ 1 को अगर हम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो मैथ 2 को भी नहीं ऑप्ट करेंगे। इसका मतलब हमारे मैथ 1 ऑप्ट करने से हमारे कितनी किताब निकल गए? 2। तो बचा कितना? लेफ्ट कितना बचा? ये 5 थे तो 5 - 2 निकल गए, तो कितने बचे? 3 हमारे पास बचे, जिनको हम 3 क्या कर सकते हैं? ऑप्ट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ वे हमारा क्या हो सकता है जिसको हम ऑप्ट कर सकते हैं?
बताओ नंबर ऑफ बे हमारे कितने हो सकते हैं? 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ वेज टू ऑप्ट। देखो अगर हमने क्या किया, एक सब्जेक्ट को हटाया तो 2 सब्जेक्ट हमारे अपने आप हट जा रहे हैं। तो हमारे पास 5 किताब हैं, तो अगर 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? 4C और 2, 1 पर 1 फ्री है भाई, तो 2 4C2। तो यहाँ लिखेंगे, अगर 2 बार 2 लिखा हुआ नीचे तो क्या लिखेंगे? 4 × 3 डिवाइड बाई कितना? 2। 4 3 12, 12 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो हमारे पास कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 6 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव, 49 हमारा कंप्लीट हो गया और 49 के बाद हम क्या करते हैं? 50 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हम मूव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ये इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। लिखा हुआ, अ पर्सन ऑर्डर 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड द सम पेयर ऑफ द ब्राउन सॉक्स। The price of the black pair was thrice that of the brown pair. While preparing the bill clerk interchanged the number of the black and brown the pair by mistake, which increased by the bill by 100%. What was the number of the pair brown the socks in original order? यही होता है। ठीक है, जब नहीं जोड़ना घटाना आएगा तो क्या करेगा? क्लर्क महंगे को सस्ता जोड़ देगा, सस्ते को महंगा जोड़ देगा। ठीक, एक व्यक्ति ने 5 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन भूरे मोजे का ऑर्डर दिया। एक काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की प्राइस से कितनी? 3 गुनी। बिल बनाते समय बिल क्लर्क ने काले और भूरे जोड़ों की संख्या का गलती से आपस में क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया, जिसके कारण बिल 100% क्या हो गया? बढ़ गया। मूल ऑर्डर से में भूरे मोजे की जोड़ों की संख्या क्या थी? ब्राउन की हमें पूछ रहा है कि ब्राउन मोजे की नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स क्या थे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स, ब्राउन कितने हैं सॉक्स? XY कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, Y मान लेते हैं। अब ब्राउन सॉक्स की प्राइस क्या रही होगी? प्राइस मान लेते हैं ब्राउन सॉक्स की X मान ले रहे हैं, समझ में आए? तो ब्लैक सॉक्स की प्राइस क्या हो रही होगी? क्योंकि उससे कितना गुना हो जा रहा है? 3 गुना। एक काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत कितनी है? 3। तो प्राइस ब्लैक सॉक्स की क्या हो जाएगी? ब्लैक सॉक्स की कितना हो जाएगा? 3x, उसके 3 गुनी हो जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 काले मोजे और कुछ भूरे, तो 5 काला अगर खरीदा तो कुछ भूरा खरीदा। तो बताओ 5 काला अगर खरीदेगा तो एक मोजे की कीमत 3x है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 × 3x और प्लस एक ब्राउन, ब्राउन नंबर ऑफ ब्राउन कितने हैं? Y है, और एक ब्राउन की कीमत कितना है? X, तो ये कितना हो जाएगा? XY, और इसको कितना देना था? 100% क्या हो गया? बढ़ गया। इस तरीके से 100% बढ़ गया। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 5 × 3 = 15 x प्लस XY इज इक्वल टू कितना मान लेंगे? 100। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 1। लेकिन अब क्लर्क ने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, सॉक्स पेयर को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो जब इंटरचेंज इसने किया प्राइस को, तो ये जो 3x था ये ब्राउन वाले से क्या हो जाएगा? 3x, और ये ब्राउन वाले से जब इंटरचेंज कर दिया तो 3xy इसका हो जाएगा, और प्लस ये जो तुम्हारा 5 मुझे काले थे उस ब्राउन की कीमत कितनी थी? x, तो ये हो जाएगा 5x। अब प्राइस में कितना % इंक्रीज हो गया? बताओ, प्राइस में कितना % इंक्रीज हो गया? प्राइस में जाके इंक्रीज हो गया ये 100%। कितना हो गया? 100% इंक्रीज हो गया। तो अब ये 3xy प्लस 3x, और इसी में प्राइस में जाके इंटरचेंज करके कितना % इंक्रीज हो गया? इसमें 100% हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और 100% इंक्रीज जो हमारा पहली प्राइस था उसमें कितना था? 15x प्लस XY,
और उसका 100% इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो 100% इंक्रीज़ करने का मतलब कितना है, ये हो जाएगा प्लस, इधर आएगा नहीं तो लिखेंगे 15x प्लस XY। 100% इंक्रीज़ का मतलब 100 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ओ सब गड़बड़ हो गया, ठीक है, सब गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे क्या बनता हमारा, 2 इक्वेशन बनता। तो इन 2 इक्वेशन से हमें क्या करना था कि सॉल्व करते। तो यहाँ से आगे देखते हैं, 2 इक्वेशन जब बनता तो एक तरफ हमारा इधर था 3xy प्लस 5x इज इक्वल टू 15x प्लस XY में प्लस हमने क्या किया 15x प्लस XY था, ठीक है। और उसमें हमने क्या कर दिया 100% क्या कर दिया, इंटरचेंज करके इंक्रीज कर दिया, ठीक। तो अब ये आएगा 3xy प्लस 5x और ये 15x प्लस 15x कितना हो जाएगा 30x और प्लस 2xy। जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 30x प्लस 2xy इज इक्वल टू ये 3x प्लस 5x इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 30x माइनस ये, तो ये आ जाएगा कितना तुम्हारा 25x और 25x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3xy मतलब कितना आ जाएगा xy, x से x कट जाएगा तो y का मतलब कितना आ जाएगा 25। अगर y तुम्हारा 25 आ गया तो तुमसे पूछा रहा था मूल आर्डर में भूरे मोजों की जोड़ों की संख्या कितनी थी। तो नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स कितने थे 25, नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स कितने थे 20। तो इस तरीके से नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स कितने थे 25। ये हो गया रहा है आज, इसकी हो रहा है, ठीक है, क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। 50, अब 50 के बाद हम लोग आते हैं 51 में। देखो 51 क्वेश्चन करा, द नंबर ऑफ द पर्सन हु कैन रीड द मैगजीन एक्स ओनली इन द थ्राइस द नंबर ऑफ द पर्सन हु रीड द मैगजीन वाई, द नंबर ऑफ द पर्सन हु रीड द मैगजीन वाई ओनली इन द थ्राइस द नंबर ऑफ द पर्सन हु रीड द मैगजीन एक्स, देन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ। देख लेते हैं इसको हिंदी में। सिर्फ पत्रिका मैगजीन एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका वाई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की कितनी है 3 है। जो एक्स मैगजीन पढ़ते हैं वो वाई पढ़ने वालों के लिए कितनी है 3 गुनी है। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई। सिर्फ पत्रिका वाई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की वाई पढ़ने वालों की संख्या जो है पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की कितनी है 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला सकता है। वाई पढ़ने वालों की संख्या कितनी है यक्स की कितनी है 3 गुनी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं दोनों पत्रिकाएं पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या सिर्फ पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 2 गुनी है, ठीक है। ऐसा नहीं, उन व्यक्तियों की कुल संख्या जो या तो कोई पत्रिका एक्स पढ़ते हैं या दोनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं, दोनों पत्रिका पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या दुगनी है। यहाँ पे ये भी नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर 51 का होगा, ना तो 1 ना तो 2, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। आगे इसी में हम इसी सीरीज़ में हम लोग 52 की तरफ मूव करते हैं और 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 52 क्या है देखो, 52 में कह रहा था ग्राफ ऑफ द डिफिसिट ऑफ द अर्न ऑफ द ए एंड बी ओवर द पीरियड ऑफ द 2000 to 2010। इसको लगाओ, देखो क्या, देखो लगा, नहीं लगेगा ना, चलो कोशिश करो यार। देखो इसमें कह रहा है कि जो हमारा 2000 से लेके 2010 के बीच में देखते हैं तो ग्राफ हमारा क्या आ रहा है। ए का ग्राफ और बी का ग्राफ, अर्निंग ए और अर्निंग बी के देखते हैं 2000 से लेके 2007 तक क्या ग्राफ रहा होगा। देखो अर्निंग ए है, ए का ग्राफ ए है और बी का ग्राफ ए कुछ जा रहा है, ठीक है। तो हम 2000 से लेके 2007 तक देखते हैं। ए का ग्राफ क्या है बताओ, ए का ग्राफ क्या है, ए ग्रेटर देन क्या है एवरेज, क्या है अर्निंग, क्या है ग्रेटर। अब एवरेज ए ग्राफ ए ग्रेटर देन बी है, तो अब इसको कह सकते हैं कि हमारा जो अर्निंग पीरियड है 2000 से लेके 2010 तक बीच में अर्निंग पीरियड, ये हमारा क्या है वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा आंसर हमारा सही है,
ऑन द एवरेज ए अर्न मोर देन ड्यूरिंग दिस पीरियड बी, ठीक है, ऑन द एवरेज बी अर्न मोर देन ए। देखो ये वाला गलत है, द अर्निंग ऑफ द ए एंड बी आर द इक्वल। देखो ए और बी की अर्निंग इक्वल नहीं है, देखो क्योंकि ग्राफ हमारा क्या दिख रहा है, ए मोर देन बी दिख रहा है। ए का ग्राफ क्या था, ये मोर देन था, उसके बाद देखो यहाँ पे 2010 में क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। द अर्निंग ऑफ द ए वर लेस देन द कंपेयर टू द ड्यूरिंग बी, ये गलत है। तो हमारा इस तरह से जो हमारा आंसर निकल आता है कि ए की ग्राफ देखो यहाँ से इंक्रीज ये था, फिर ये डिक्रीज हुआ, फिर इधर क्या होगा, इंक्रीज हो गया। ये क्या था, इंक्रीज हुआ इधर, फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया 2010 तक। तो एवरेज ग्राफ हम देखेंगे ए और बी का 2007 में, तो ये क्या था, ये एवरेज था, और एवरेज के बाद ए का हमारा क्या हो गया, ठीक है, ए का हमारा बढ़ रहा है और बी का हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, बी का हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक हमें लगता है 52 का ए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 52 के बाद 53 आते हैं, और 53 में देखते हैं, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है कि दो पाइप हैं ए और बी, कैन इंडिपेंडेंटली फिल अप द टैंक ऑफ द 20 मिनट 30 मिनट रेस्पेक्टिवली, बोथ ऑफ द पाइप ऑफ द ओपन द साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम दे टेक द फिल टैंक। ये तो आसान है। देखो ए कितने भर रहा है, 20 में, बी कितने फिल कर रहा है, 30 में। इन दोनों में क्या कर लो, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 इसकी कैपेसिटी आएगी, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 बी की कैपेसिटी आएगी। अगर ए की कैपेसिटी 3 है और बी की कैपेसिटी 2 है और टोटल वर्क कितना है, 60 है, और दोनों मिलके भरेंगे कितना होगा, 60, टोटल वर्क 60, 3 और 2 5, तो कितने टाइम में भर देंगे, 12 मिनट। कितने मिनट में, 12 पंचे 60, 12 मिनट में अगर दोनों भरेंगे तो एक साथ भर देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि आपको ऐसा कुछ दिक्कत लगे। ठीक है, तो आई थिंक हमें लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो 54 में हम लोग आते हैं, ईच ऑफ द 6 डिफरेंट फेसेस ऑफ द क्यूब हैज़ द बीन ऑफ द कोडेड ऑफ द डिफरेंट कलर ऑफ द VIV GY एंड O फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन गिवन। कलर Y और OB जो है आर द एडजेसेंट्स ऑफ द फेसेस है, कलर I और G, I जो है G एंड Y के एडजेसेंट फेसेस है, कलर B और G और Y जो है B के एडजेसेंट है, V और V जो है एडजेसेंट O है। कह रहा O कलर के अपोजिट फेस कौन सा होगा। देखो इसमें आसान है, इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर ही नहीं है। ऐसा करते हैं, डाइस में सबको पता है कि 6 फेसेस होते हैं, क्या होते हैं, 6 फेस। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, ये ऐसा कुछ बनाते हैं डाइस, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, कितने हो गए, 4। अब ऐसा करो कि यहाँ पे 2 इधर बढ़ा लो और एक डायग्राम इसका और बना लो, इसी तरीके से इसका एक डायग्राम और बना लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा 2 डायग्राम बनाएंगे। अब इसको इधर बढ़ा लो, कहीं भी बढ़ा लो, या इसके नीचे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, ये इसमें देखते हैं, ये कह रहा है ईच ऑफ 6 डिफरेंट फेसेस ऑफ द, इतना है, कलर Y जो है O और B के एडजेसेंट फेसेस है, Y जो है O और B के सामने, और G और Y के सामने कौन है, I, G और I के सामने कौन है, G और Y के सामने कौन है, B, G और Y के सामने कौन है, B, और V और V के सामने कौन है, B और V के सामने कौन है, O। कैसे इसको करेंगे, जब इस डाइस को हम फोल्ड करते हैं तो ये जो पहला होता है इसके सामने ये बनता है, इसके सामने ये बनता है, इसके सामने ये बने, ऐसे कुछ तो होता है। ठीक है, इसको फोल्ड करेंगे, अपोजिट से अल्टरनेट होता है। अगर हमें क्या करना है, Y को जो है O और B के सामने करना है, Y को O और B के सामने करना है, O और B के सामने करना है Y को, तो Y को कहाँ कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं, 1 2 3। तो Y को हमने क्या कर लिया, ऊपर कर लिया, और O और B के सामने कर लिया। Y जो है O और B के सामने है। ठीक है, ऐसे देखो
आई जो है जी और वाई के एडजेसेंट है, तो आई जो है जी और वाई के, तो आई यहाँ पे कर लेंगे और जी यहाँ पे कर लेंगे जी और वाई के। तो आपके पास बचा क्या, बी बचा, तो बी जी वाई जी वाई जो है इसके, जी वाई जो है बी के एडजेसेंट हो जाएगा। अच्छा देखो ओ और बी, तो वी यहाँ आ जाएगा, वी और यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से कह रहा है कि ओ कलर के एडजेसेंट कौन होगा, ओ कलर के एडजेसेंट हमारा कौन सा होगा, बताओ, ओ कलर के एडजेसेंट हमारा कौन होगा। इसको फोल्ड करो, और जब फोल्ड करेंगे तो ओ के सामने आएगा कौन, जी, ओ के सामने कौन आएगा, जी। ठीक है, यहाँ से मिलाओ, एक के सामने हमने क्या बताया, 2 आएगा, 3 के सामने क्या आएगा, 4 आएगा, 5 के सामने क्या आएगा, 6 आएगा। तो ऐसे ओ के सामने कौन आएगा, हमारा जी आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते। यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द टू कंक्लूजन स्टेटमेंट, सम मेन आर ग्रेट, सम मेन आर वाइज। ठीक है, मेन आर आइदर ग्रेट आर वाइज, सम मेन आर नाइदर ग्रेट आर वाइज। देखो हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। कुछ व्यक्ति महान होते हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति क्या हैं, महान हैं। तो सम मेन, देखो ये क्या है, थोड़ा वो बन गया, बड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो ये मेन वाला है, और कुछ मेन कितना है, महान है, क्या है, ग्रेट। और इसी में से क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति महान है, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है। तो ये मैन वाला और कुछ कितना इंटेलिजेंट है, क्या है, इंटेलिजेंट मान लो या वाइज मान लो, बुद्धिमान। व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, निष्कर्ष निकाल रहा है। ठीक है, व्यक्ति या तो महान होते हैं या तो बुद्धिमान होते हैं। कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं और ना ही बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन कह रहा है ऐसा। देखो व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, कुछ व्यक्ति महान और बुद्धिमान का कोई रिलेशन इसमें नहीं देख रहा है। ठीक है, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ से ना तो ग्रेट, ना तो मैन, ना तो वाइज का रिलेशन दिख रहा है, इसलिए हमारा कोई निष्कर्ष यहाँ से नहीं निकल रहा है। तो कंक्लूजन एक और कंक्लूजन दोनों भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। इसी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, 56 में देखते हैं हम लोग, सम क्लेम्स टू हैव सीन UFO identified of the flying object life on the other heavenly body, they consider the possibility via to space of the now the space of the fact above statement of the may conclude the UFO have the heavenly bodies। यहाँ पे देखते हैं हिंदी में, कुछ लोग UFO अनविज्ञात उड़न तस्तरी को देख ये होने का दावा करते हैं। दूसरे खगोलीय पिंडों पर जीवित जीवन की संभावना मानी जाती है। अंतरिक्ष यात्रा का अब एक स्थापित तथ्य है। इसमें से कह रहा है कौन सा सही है। देखो UFO खगोलीय पिंड है क्या, इसके बारे में कोई ऐसा बताया गया है? UFO अन्य खगोलीय पिंडों से भेजे जाते हैं, ऐसा कुछ बताया गया है? नहीं। उसके बाद कह रहा है अन्य खगोलीय पिंडों में रहने वाली कुछ स्पीशीज मनुष्य से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ बताया गया है? नहीं। UFO के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, यही हमारा आंसर क्या है, सही है। क्योंकि इसके बारे में हम कुछ डिफाइन ही नहीं किए कि क्या है ये, हेवनली बॉडीज़ हैं कि इंटेलिजेंस है, क्या है यहाँ पे, क्या नहीं, कोई डिफिनिट चीज़ें नहीं हैं जिसके बारे में हमें इसकी पूरी जानकारी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है ABC इंटू डीड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ABC आता है, ABC आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा डीड वर्ड जो होगा, डीड वर्ड में जो डी और ई के वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगे। ठीक है, क्या होंगे, तो इसमें देखो अगर कुछ लोगों ने मल्टीप्लाई अगर किया होगा, देखो यहाँ पे 7 × 11 बोले 13 का मल्टीप्लाई कितना होता है 10,
0 1 होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ कि ABC को मल्टीप्लाई किससे किया गया है? डीड से। तो आंसर कितना आ रहा है? ABC इंटू ABC। ठीक है। अब यहाँ पे ABC की मल्टीप्लाई कितना? 1 0 0 1। डीड का मतलब क्या है? यही। तो आंसर कितना आएगा? आंसर जो आएगा ABC की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे? 1 ABC मल्टीप्लाइड 1 0 0 0 1। यही तो आएगा। इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे डीड वर्ड है, डीड वर्ड में यहाँ पे पूछा है कि डी और ई की वैल्यू क्या होंगे। तो डी की वैल्यू कितनी होगी? 1। डी इज इक्वल टू कितनी होगी? 1। और ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। तो डी इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू 0 ऑप्शन कितना है? क्योंकि 7 11 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 ही आएगा। ठीक है। 58 में हम लोग आते हैं और 58 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 58 में क्या है? देखो नीचे दिए गए आलेख ग्राफ में किसी विशेष वस्तु की कीमत वर्षवार विवरण का वेरिएशन दिखाया गया है और इसमें बताना है कि तुम्हें क्या सही हो सकता है। ठीक है। सही क्या हो सकता है? इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश में देख लो, ईयर वाइज ऑफ द वेरिएशन दिया हुआ है और उस वेरिएशन में तुम्हें क्या करना है? बताना है। ठीक, चलो देखो हो गया। तो इसमें देखो ग्राफ हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो कमोडिटी है, ठीक है, 10 रुपये की प्राइस और 20 रुपये की प्राइस में क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे द प्राइस कमोडिटी ऑफ द 1990 से यहाँ पे क्या है? मस्ट हैव बीन 10 रुपीज़ 1990 में। 10 रुपये से क्या हो रहा है? ग्रेटर हो रहा है। मस्ट हैव 12 रुपीज़, मस्ट हैव बीन एनीवेयर बिटवीन दी 10 और 20। 10 और 20 के बीच में यहाँ पे कहीं भी हो सकती है, क्योंकि 1990 में जो हमारी कमोडिटी है 10 और 20 के बीच में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ डिटरमाइन नहीं कर सकते ना। इज़ अ हायर देन दैट 1991। 1991 से क्या है? हायर देन। 1991 में बहुत ज़्यादा कितना डिफरेंस आएगा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमारा जो सबसे करेक्ट आंसर जो प्राइस कमोडिटी का है वो लिखा हुआ मस्ट हैव बीन द एनीवेयर बिटवीन 10 और 20 के बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है। 58 के बाद 59 में हम आते हैं और 59 में देखते हैं कि लिखा हुआ है द एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि बताना है कि प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर वेरियस आइटम ऑफ द टू फैमिलीज ए बी। ठीक है, देख लो भाई। फैमिली ए टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 पर मंथ है और फैमिली बी जो है 1 लाख। तो उसमें कह रहा फैमिली और बी और फैमिली बी में जो है ये चार्ट दे दे क्या है। पहला जो चार्ट दिया हुआ है फैमिली ए स्पेंट मोर देन फैमिली बी, तो सबका निकाल लो, बात ही खत्म हो जाएगा। अलग अलग उसके बाद कंपेरिजन जो करना होगा कर लेना। ए स्पेंड कितना कर रही है? 20,000 रुपये। तो 20,000 का अगर 50% ये फूड पे कर रही तो 50 बाई कितना हो जाएगा? 100। कितना का 2 0 से 20,000 में भाई 20,000 20,000 20,000 3 0 3 2 0 2 0 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा इसका? 10,000 रुपये आ जाएगा। किसका? ए का। इसी तरीके से बी का हम निकालेंगे तो 10% फूड पे खर्चा कर रही है, लेकिन उसका कितना है? 1 लाख रुपए है। इसका भी कितना आ जाएगा? मतलब खाने पे दोनों लोग क्या कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इन्होंने फूड पे क्या कहा? फैमिली ए स्पेंट मोर मनी ऑन फूड, फैमिली बी। ये पहला ऑप्शन क्या है? गलत हो गया, क्योंकि दोनों पे सेम आ रहा है ना। अब आगे हम इसको स्किप करते हैं और आगे ऑप्शन के तरफ लेके चलते हैं। फैमिली बी स्पेंट मोर मनी फूड, ये भी गलत है हमारा, क्योंकि दोनों का 10,000 आ रहा था। फैमिली ए एंड बी स्पेंट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ द मनी, यही ऑप्शन हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? गलत। ये भी देखो, ऊषा रन्स फास्टर देन कमला। ऊषा कमला से तेज दौड़ती है, दौड़ा दो।
प्रीति रन स्लो देन द स्वाति, स्वाति रन स्लोअर देन द कमला, हु रन द स्लोएस्ट ऑफ द रन। देखो उषा कमला से तेज दौड़ती है, उषा जो है कमला से तेज दौड़ती है, तो उषा को आगे कर दो, कमला को पीछे कर दो। उषा कमला से तेज दौड़ती है, प्रीति जो है स्वाति से धीमे दौड़ती है, स्वाति जो है कमला से धीमे दौड़ती है, स्वाति जो है कमला से धीमे दौड़ती है। ये वाली लाइन पहले लिख लो, स्वाति जो है कमला से धीमे दौड़ती है। अब प्रीति जो है स्वाति से धीमे दौड़ती है, प्रीति सबसे धीमे कौन दौड़ती है, सबसे धीमे कौन दौड़ती है, प्रीति 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 प्रीति। क्लियर? 60 आगे मूव करो। ये सब पैसेज ही है, 62 भी पैसेज है, 61 63 पैसेज ही है, 65 भी पैसेज है, 66 67 67 ये सब पैसेज ही है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो घड़ी है 6 और 7 बज रहा है शाम के, और मिनट हैंड क्लॉक ऑफ द हेड ऑफ द हावर हैंड 3 मिनट, तो कह रहा है क्या होगा। लगाओ इसको, हिंदी में देख लो, हिंदी माध्यम वाले हिंदी में देख लो, ठीक है। ये देखो, इसमें क्या करना है कि 6 और 7 बजे के बीच में जो घड़ियां हैं मिनट एंड आवर, वो कितने हैं, कॉइंसाइड कब करेंगे, 6 आवर पर मिनट। देखो मिनट निकालने के लिए क्या कर, 30/11 इंटू आर। अप्रॉक्सीमेटली इसमें क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले मिनट आवर निकालेंगे। 6 और 7 बजे के बीच में किसी समय घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे हो जाती है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे मिनट इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, 30/11, ये फार्मूला होता है, इंटू 2। अब आर वाली यहाँ पे कितना, 6 बजे इंटू कितना, आर को मल्टीप्लाई कर देंगे आर, तो 6 दूनी 12 तो यहाँ 36, तो ये हो जाएगा 360/11। इसको जब हम काटेंगे 11 तो यहाँ 33, 3 36 हो जाएगा 30, 11 दूना 22, 8 30, तो हो जाएगा 32, सही 8/11 मिनट, लगभग 33 मिनट कह सकते हैं, 33 मिनट। उसके बाद 3 मिनट आगे, 3 मिनट बाद, तो लगभग 33 मिनट में अगर 3 मिनट जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 39 + 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 मिनट। तो 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की टाइम क्या होगा, 6:36 मिनट जोड़ देंगे तो 6:36 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ठीक है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं।